नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास जी, बाबा की खरी-खोटी, आप लगातार सुनते रहते हैं और आज बाबा रामदास जी से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में किस तरीके से डीप स्टेट अगर कहूँगा तो हो सकता है वीडियो अनमोनेटाइज़ मतलब मोनेटाइज़ेशन पे ना चढ़े या फिर कहा जाए कि गहरा राज्य ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, डीप स्टेट कहने से बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये जो गहरा राज्य है, वो किस तरीके से भारत के अलग-अलग राज्यों के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहा है? कैसे अलग-अलग राज्यों में जो ढांचागत और मूलभूत विकास है, अगर उस उपक्रम को केंद्र और राज्य सरकारें करना चाहती हैं, तो वो किस तरीके से डीप स्टेट राज्य सरकार के कुछ लोगों को हायर करता है या फिर कहा जाए राज्य सरकार में बहुत सारे उनके शुभचिंतक हैं, सिंपैथाइज़र हैं, किस तरीके से उन लोगों का इस्तेमाल करके डीप स्टेट अलग-अलग राज्यों के खिलाफ, भारत के खिलाफ अलग-अलग तरीके से षड्यंत्र और खड़यंत्र कर रहा है। पंजाब का स्टोरी आपको पता है, अभी वाकया घटा है, जब नितिन गडकरी को कहना पड़ा कि साहब एनएचएआई को के किस तरीके से परियोजनाओं को रोका जा रहा है, किस तरीके से वहाँ की परियोजनाओं को लाल-फीताशाही या कहा जाए ढुलमुल तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है और अलग-अलग राज्यों में आपको पता है चिकन नेक भी इसमें हिस्सा है और आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के अलग-अलग राज्यों में ये बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। विकास अवरुद्ध करके आखिर क्या बताना चाहता है और डीप स्टेट इसको लेकर क्या करना चाहता है, इस मुद्दे पर बात करेंगे बाबा रामदास जी से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुमार भाई, बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। देखिए, अभी बांग्लादेश में क्या हुआ ये आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और ये सीधे सीधे सीआईए और चाइनीज एजेंसीज का काम है, विदेशी ताकतों का काम है कि एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके वहां पे अपने पिट्ठू सरकार वहां पे बैठा दी गई है जी। और अभी आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश है वो किस कदर गर्त में चला जाएगा। एक अच्छी खासी इकोनॉमी, एक राइजिंग सोसाइटी है, तेजी से तरक्की कर रहा देश, शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा देश को कैसे एनार्की में ढकेल दिया गया। तो देखिए, ये डीप स्टेट इसी तरह भारत को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, करेगा। अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं ना, तो कश्मीर में इनका जो प्रयास है वो लगातार चलता रहता है। कश्मीर में हम एक लंबा युद्ध इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अलगाववादी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। पंजाब शुरू से ही बड़ा डिस्टर्ब रहा है, आज से नहीं भाई, आप पुराने दिनों को याद कर लीजिए, जब आतंकवाद था तब से लेकर आज तक पंजाब में कोई न कोई समस्या आती ही रहती है। भाई, पंजाब की को अनस्टेबलाइज करने का ये नतीजा हुआ कि आज पंजाब में इंडस्ट्री नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। पंजाब जो कि सबसे बड़ा, सबसे अच्छा डेवलप्ड स्टेट होता था, आज तकरीबन हर पैरामीटर पे भारत में 15वें, 16वें, 18वें रैंक पे पहुंच गया, हर पैरामीटर में। और इंडस्ट्री का पलायन इतनी तेज है, और सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं, पूरे समाज का पलायन, प्रवासी मजदूरों का यहां से जमीन जायदाद बेच के कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल जाने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है, लाइन। औसतन 5 से 6 लाख लोग हर साल पंजाब छोड़ के, अपनी जमीन जायदाद बेच के, पूरे परिवार को लेके बाहर के देशों में सेटल हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज गडकरी ने भगवंत मान को वार्निंग दी है कि अगर आपने तुरंत लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधारा, सबसे पहले कानून व्यवस्था, और यदि जो लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण के जो मसले पेंडिंग है, जिनकी वजह से प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, अगर आपने उनको तुरंत नहीं सुधारा तो 14,300 करोड़ रुपए के 8 प्रोजेक्ट्स को, मुझे पंजाब के प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करना पड़ेगा। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं है। आपको मालूम है
मैं पंजाब में पिछले 40 साल से आ जा रहा हूं, रह रहा हूं। मैं आपको एक छोटा सा ऐसा एग्जांपल बताता हूं। आज से 40 साल पहले अंबाला से दिल्ली है 200 किलोमीटर। आज से 40 साल पहले एक सिंगल रोड हुआ करता था, मतलब सिर्फ जिसमें 2 लेन होती है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं होता, बीच में कोई साइड में कोई पटरी नहीं होती, होती है ना 2 लेन की। अभी भी देश में बहुत सारी सड़कें हैं, वैसी सड़क हुआ करती थी। और अंबाला से पेप्सू रोडवेज की बस ISBT कश्मीरी गेट से चलती थी और 3 घंटे में अंबाला आ जाती थी। मुझे याद है, वो यात्रा आज भी याद है। आज से 40 साल पहले। तो सब 40 साल पहले अगर 3 घंटे में आ जाती थी, तो अब तो 2 घंटे में आ जाना चाहिए उसको। समय के साथ जो तरक्की हुई है, आज सर 6 घंटे लग जाते हैं। आज उसी यात्रा को 6 घंटे लग जाते हैं। क्यों? जबकि जबकि 6 लेन रोड बन चुका है। हिंदुस्तान के सर्वाधिक बिजी रोड्स में से एक है, जबकि वो जो रोड है ना 6 लेन बन चुका है। कहीं कहीं तो 8 लेन 16 लेन भी है। इसके बावजूद 4-5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं। वो भी आपकी किस्मत अगर तेज हुई तो। हाँ, तो सर अच्छा, उस रोड की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो 4 स्टेट का ट्रैफिक को दिल्ली से, राजधानी से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर का पूरा ट्रैफिक उस रोड से आता है, पंजाब का पूरा ट्रैफिक उस रोड से आता है, आधे से ज्यादा हिमाचल का पूरा ट्रैफिक उस रोड से आता है, और आधे से ज्यादा हरियाणा का ट्रैफिक उसी रोड से आता है, क्योंकि वही मेन लाइफ लाइन है। उसी रोड पर 1 साल तक पहले सिंघू बॉर्डर पे किसान धरना दिए बैठे रहे, और अब पिछले 6 महीने से उसी रोड पर शंभू बॉर्डर बंद है। आप ये बताइए। अच्छा, सिर्फ शंभू बॉर्डर बंद नहीं है, उसी के बगल से मेन जो रेलवे लाइन है हमारी, वो भी निकलती है, वो भी बंद कर देते हैं जब चाहते हैं तब। आप बताइए, ये देश की तरक्की को रोकने का षड्यंत्र है कि नहीं है? और अच्छा, स्टेट कौन कौन से हैं? बॉर्डर स्टेट्स हैं। उधर हिमाचल भी पूरा चाइना बॉर्डर को कैटर करता है। हिमाचल से होते हुए एक रास्ता लेह लद्दाख तक जाता है, मनाली वाला। पंजाब बॉर्डर स्टेट, हिमाचल बॉर्डर स्टेट, पूरे भारत की सेना वहां बैठी हुई है। उस सेना की जरूरतों को कैटर करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रोड है, कायदे का। उसको आप जब चाहे तब बंद करवा देते हैं, आपके पास ऐसे उपद्रवी तत्व हैं। सर आप सोच लीजिए कि बॉर्डर एरियाज में सामरिक दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है ये प्रोजेक्ट्स। अब उनको रोकने का षड्यंत्र चल रहा है कि किसी भी तरीके से ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं होने चाहिए। अभी अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन रहा है, दिल्ली से अमृतसर होते हुए कटरा, और कटरा से आगे श्रीनगर तक 4 लेन ऑलरेडी बन के तैयार है। और श्रीनगर से जोजिला पास के नीचे से टनल बनाई जा रही, जो कि इस साल मतलब 2026 तक वो ऑपरेशनल हो जाएगी। अगर जोजिला टनल तैयार हो जाती है सर, अभी क्या है कि साल में 6 महीने वो रोड बंद रहता है। क्यों? क्योंकि जो रोड क्रॉस करने के लिए जोजिला पे से क्रॉस करना पड़ता है। जोजिला इतनी ऊंचाई पे है कि वो 6 महीने वहां इतनी बर्फ हो जाती है कि वो रोड बंद हो जाता है। तो जैसे अटल टनल बनी मनाली में, तो वो रोहतांग दर्रे के नीचे से बनी ना, रोहतांग को उसने बाईपास कर दिया। अब वो 12 महीने आप अटल टनल से जो है रोहतांग दर्रे के उस पार जा सकते हैं। उसी तरह जब जोजिला तैयार हो जाएगा, तो 12 महीने हमारे पास एक ऐसा रोड तैयार हो जाएगा, दिल्ली से फर्राटे भरती हुई फौज की गाड़ी जो है 14 से 16 घंटे के अंदर लेह लद्दाख जाके खड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए दिल्ली कटरा, कटरा श्रीनगर, श्रीनगर से लेह, और फिर लेह से फिर दौलत बेग ओल्डी, उधर तुरतुक। आप समझ रहे हैं सामरिक महत्व इन प्रोजेक्ट्स का क्या है? अब
डीप स्टेट चाहता है कि इन प्रोजेक्ट्स को किसी भी कीमत पे रोका जाए। तो अभी क्या हुआ है, आज से 15-20 दिन पहले दिल्ली अमृतसर कटरा वाले एक्सप्रेसवे पे, अच्छा ये एक नए अलाइनमेंट से बन रहा है, इसको ग्रीनफील्ड बोलते हैं। जब वर्तमान कोई सड़क है उसी में अगर 4 लेन जोड़ दी जाए तो वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं होता। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जब एक नए इलाके से आप एक नई सड़क बनाते हैं, नई जमीन का अधिग्रहण करके। अच्छा, वो कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होते हैं। अभी का जो हाईवे है उसमें आप कहीं से भी कभी भी कोई भी घुस सकता है, पर जो कंट्रोल्ड एक्सेस होते हैं उसमें उस रोड पे आप निश्चित जगहों पर ही उस रोड पे एंटर कर सकते हैं। जैसे 40-40, 50-50 किलोमीटर पे एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट देते हैं। अदरवाइज वो रोड से थोड़ा सा एलिवेटेड होता है और कवर्ड होता है कि कोई भी बाहर का जानवर, पशु पक्षी या कोई भी गाड़ी घोड़ा, कोई भी लोकल ट्रैफिक उस पर नहीं जा सकता। और लोकल ट्रैफिक को चलने के लिए आमतौर पर साइड में सर्विस लेन बना दी जाती है। तो इनको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बोलते हैं, कंट्रोल्ड एक्सेस। सर उसके कैंप ऑफिस को जला दिया गया, मारा गया, पीटा गया, लोगों को, इंजीनियर को मारा गया। कैंप ऑफिस में घुस के बोला गया कि जिंदा जला देंगे, भाग जाओ यहां से। ये 20 दिन पहले तो एनएचएआई ने जो है और ठेकेदारों ने एफआईआर की। पंजाब पुलिस ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं की और वो पूरा का पूरा जो वर्कफोर्स थी वो प्रोजेक्ट छोड़ के भाग गई। किताब यहां कौन जान देने आएगा। और सबसे पहले ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 1.5 साल लेट हो चुका है। भाई बाबा ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, समय से पहले बन के तैयार हुए, जबकि टेंडरिंग प्रक्रिया रोक दी गई थी, दोबारा की गई थी, उसमें 6 महीने टाइम वेस्ट हुआ था। इसके बावजूद प्रोजेक्ट समय से पहले बन के तैयार हुआ। इतना लंबा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट समय से पहले बन के तैयार हुआ। पंजाब का अमृतसर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे ऑलरेडी 1.5 साल लेट हो चुका है, पता नहीं कब बनेगा। क्यों? पहले तो गिट्टी बालू ही नहीं मिलता था। प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? ठेकेदार बोले था मैं क्या करूं, पंजाब में गिट्टी बालू ही नहीं है। सरकार की आज तक कोई पॉलिसी ही नहीं बनी कि हमको गिट्टी और बालू कहां से मिलेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। उसके बाद मिट्टी ने, होता क्या कि एलिवेटेड रोड्स होते हैं थोड़ा सा, तो जो कंपनियां हैं उसको मिट्टी से भर के फिर उस पर रोड बनाती, मिट्टी ही नहीं मिल रही। पंजाब के किसानों ने एक कार्टेल बना लिया, एक वो बना लिया कि हम मिट्टी नहीं देंगे प्रोजेक्ट को। उसके बाद जमीन ही नहीं देंगे, मिट्टी और गिट्टी की तो बाद में बात आएगी। आज तक जमीन दे, कुछ अच्छा कुछ स्ट्रेच ऐसे हैं जिसकी, भाई एक बार बताइए ना, 650 किलोमीटर लंबा रोड है, 500 किलोमीटर आपने बना दिया, बीच में 2 किलोमीटर का स्ट्रेच नहीं बनाया, तो प्रोजेक्ट तो फेल हो गया ना। तो जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। अब मैं इसमें आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, शर्जील इमाम का वो भाषण याद है आपको, जो वो कुछ लोगों को कह रहा था कि चिकन नेक का रास्ता अगर हम रोक दें तो हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट सकते हैं। तो आज जो सड़क है उसको अगर हम ब्लॉक कर दें तो हम भारत को कश्मीर से और पंजाब के और उधर लेह लद्दाख के एरिया से काट सकते हैं। इसके पीछे की जो मिस्चीफ है आपको समझ में आ रही है? ये कितना गंभीर मसला है। और तब जबकि हम बांग्लादेश में इसकी बानगी देख चुके हैं कि कैसे एक देश में उपद्रव करके, अनारकी फैला के एक देश की सरकार को और पूरे देश को कैसे बंधक बनाया जाता है, कैसे एक देश को डिस्टेबलाइज किया जाता है। ये छोटा मसला नहीं है भाई। शर्जील इमाम के क्या मंसूबे थे कि हम चिकन नेक को काट देंगे तो भारत नॉर्थ ईस्ट जा ही नहीं पाएगा। जब मैं आपको एक चीज और बताऊं, शेख हसीना के साथ भारत सरकार की एक बात चल रही थी। अगर अभी आप नक्शा देखें
तो कलकत्ता से अगरतला की दूरी अगर बांग्लादेश के बीच से होके जाए तो मुश्किल से 4 घंटे का रास्ता है, सामने ही तो है। परंतु यदि अब बांग्लादेश अगर हमको रास्ता तो देता नहीं, तो अब हमको पूरा घूम के वो उधर से ऊपर से गुवाहाटी होके इधर अगरतला आना पड़ता। तो भारत सरकार बांग्लादेश के साथ एक बातचीत चला रही थी कि आप हमको एक कॉरिडोर दीजिए, उससे बांग्लादेश का भी व्यापार बढ़ेगा। अच्छा, बांग्लादेश के साथ भी एक प्रॉब्लम है, वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तो उसके पास दुनिया में अपना माल बेचने के लिए सिवाय शिप के और कोई रास्ता नहीं है। क्यों? तो भारत ने उनके साथ एक नेगोशिएट किया कि एक तो आप हमें एक कॉरिडोर दीजिए जिससे हमारी एक रेल लाइन पहले से वहां मौजूद है, पुराने जमाने की, जो कि अब बंद पड़ी है। तो कहते एक रेल लाइन और एक रोड हम बनाएं और भारत का व्यापार आपके यहां से आके हो और हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। तब इससे चाइना को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और दुनिया के अन्य विदेशी ताकतों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। अच्छा, आपको एक चीज और बताऊं, जब चिकन नेक की ये जो सामरिक दृष्टि से खतरा है कि अगर चिकन नेक बहुत ही छोटा सा इलाका है, पतला सी एक, उसीलिए उसको चिकन नेक बोलते हैं, मुर्गे की गर्दन जैसा। तो 20 किलोमीटर वाइड है बस, हाँ 20 किलोमीटर है। तो और मैं गया हूं वहां पर। नहीं 20 किलोमीटर वाइड होना प्रॉब्लम नहीं है सर, उसके अगल बगल जो आबादी बस्ती है वो बड़ी खतरनाक है, उस चिकन नेक पे जो आबादी है। तो भारत सरकार ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है कि चिकन नेक के नीचे से टनल बनाकर एक रोड कनेक्टिविटी निकाली जाए कि कल को यदि कोई समस्या होती है तो इन दैट केस आपको सिर्फ उस टनल को प्रोटेक्शन देनी होगी और हमारा ट्रैफिक नीचे नीचे से चला जाएगा। ऊपर कितना भी उपद्रव हो रहा होगा, हमारा ट्रैफिक नीचे से सुचारू रूप से, जैसे दिल्ली में भी आजकल अंडरग्राउंड रोड्स बन रहे हैं ना, वो प्रगति मैदान के नीचे से है, मैं भी कई बार उस रोड से जाता हूं, उस टाइप का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। सर ये सामरिक महत्व के प्रोजेक्ट्स हैं और विदेशी ताकतें, डीप स्टेट, इन प्रोजेक्ट्स को किसी भी कीमत पर स्टॉल करने के लिए किसी भी कीमत पर जाने को तैयार है। आप इस समस्या की गहराई को समझिए। अच्छा, इसके अलावा पंजाब की इकोनॉमी का हाल आपको पता है, मतलब इट हैज बिकम रोग स्टेट। जो पंजाब भारत के सर्वाधिक डेवलप्ड स्टेट्स में होता था, आज वो एक बहुत बड़ा बीमारू राज्य बन चुका है। हर पैरामीटर पे 15वें 16वें पे पहुंच रहा है और पलायन का सर ये हाल है कि गांव के गांव खाली पड़े हुए। अच्छा, पलायन की सबसे बड़ी जो विभीषिका है वो ये है कि पंजाबी अपना सब कुछ घर बार बेच के खाली छोड़ के विदेश जा रहे हैं और उधर से बिहारी और यूपी और बाकी देश का अप्रवासी मजदूर आके पंजाब में बस रहा है। अच्छा, छोटा सा स्टेट है सर, आप मुझे बताइए कि जिस स्टेट की कुल आबादी मुश्किल से 2.5-3 करोड़ है, 2.5-3 करोड़, उसमें 5-7-10 लाख लोग हर साल कनेडा चले जाते हैं और 5-10 लाख बिहारी आगे बस जाता है, तो हर साल 5-7 लाख, तो अगले 20 सालों में सर 1 करोड़ आप्रवासी बिहारी रहने लग जाएगा। क्यों? तो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, कहते हैं ना उनको वहां तो, हाँ, भैये कहते हैं ना उनको। हाँ, एक बात बताइए ना, मुझे अच्छी तरह याद है 80 के दशक में दिल्ली पंजाबियों का शहर होता था।
80 के दशक में, और यहाँ के लीडर मदन लाल खुराना और वीके मल्होत्रा जैसे लोग हुआ करते थे। दिल्ली में पंजाबी या फिर आउटर दिल्ली में हरियाणा के जाट, इनका स्टेट होता था पंजाब सिटी। आज पंजाबी बिहारियों का शहर है पंजाब। आज पंजाब के नेता, बिहार के सॉरी दिल्ली के नेता महाबल मिश्रा, मनोज तिवारी और शीला दीक्षित जैसे लोग हैं, बिहार और यूपी मूल के लोग। कन्हैया कुमार, उदित राज, हाँ, कपिल मिश्रा। तो सर कहने का ये मतलब है, किसी 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाली स्टेट या सिटी का की डेमोग्राफी मात्र 20-25 साल में बदल जाती है। तो पंजाब में सर ये एक सांस्कृतिक मसला है। आज पंजाब का पूरा व्यापार, भाई व्यापार करने के लिए वर्क फोर्स चाहिए होती है, इंडस्ट्री के लिए वर्क फोर्स चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए वर्क फोर्स चाहिए, कंजम्पशन के लिए भी लोग चाहिए ना। आप कोई माल प्रोड्यूस करेंगे, उसको कौन कंज्यूम करेगा, उसके लिए भी तो उपभोक्ता चाहिए। वो सब बिहारी हैं, यूपी वाले हैं। तो सर जब बिहारी रहेगा बिहार में, पंजाब में, तो छठ भी तो मनाएगा ही, बिरहा भी सुनेगा, है खेसारी का और निरहुआ का गाना भी सुनेगा, उसका कॉन्सर्ट भी होगा। हाँ, उसका कंसर्ट भी होगा, फिर वो खैनी में रगड़ के खाएगा। हाँ, वो सरदार जी को खाना सिखा देगा। सरदार जी खाना सीख रहे हैं। अरे बाप रे बाप सर, इसी को कहते हैं सांस्कृतिक हमला, बदलाव। अब आप समस्या की गहराई को समझिए। और सरकार सोई हुई, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार की कोई प्राथमिकता ही नहीं। और उसके बाद ड्रग का मैनेज। सर ड्रग की समस्या इतनी भयावह हो चुकी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में गडकरी साहब ने कह दिया कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो हम अपना प्रोजेक्ट तुम्हारा सब वापस लेके चले जाएंगे। पर इससे सर देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, एक आपको बड़ा गंभीर बात बोलता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े बीमारू राज्य में पिछले 10 सालों में 13 बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स बन के तैयार हो गए या बनने वाले हैं। 13 बड़े, मतलब गंगा एक्सप्रेसवे जैसे 600 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवेज। आज अगर आप दिल्ली से चलें तो 9 घंटे में गाजीपुर आ जाते हैं। पूरा लखनऊ क्रॉस करके, पूरा यूपी क्रॉस करके दिल्ली से। क्यों? आज पंजाब में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, यूपी में 13 है। इसीलिए सर पंजाब का सारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भाग भाग के बाबा के पास जाता है कि प्लीज हमको भी अपने यहाँ बुला लो है बाबा, हाँ जमीन दे दो, हमको भी इंडस्ट्री यूपी में लगानी है। मैंने अभी एक रिसर्च